इकाई 3.2 पाश्चात्य काव्य शास्त्र। नेक्स्ट टॉपिक है अरस्तु के सिद्धांत। पहले हमने पढ़ा था प्लेटो के सिद्धांत, अब अरस्तु के सिद्धांत। अरस्तु ने काव्य रचना के संदर्भ में सबसे पहले विचार को जरूरी माना। मतलब काव्य रचना करनी तो सबसे पहले विचार आना जरूरी है। उपयोगिता से विचार उत्पन्न होता है और फिर उसकी निर्मिति होती है। अरस्तु ने दर्शन, इतिहास, राजनीति आदि की तरह कला और संगीत के महत्व व उपयोगिता को स्वीकार किया है। अरस्तु ने काव्य वस्तु के साथ साथ काव्य के रूप पक्ष तथा शिल्प पक्ष पर भी विचार किया। काव्य के संदर्भ में अरस्तु की मान्यता थी काव्य के सामान्य शीर्षक के अंतर्गत केवल काव्य पर ही नहीं बल्कि काव्य के विविध भेदों, उनके विशिष्ट प्रयोजनों, कथानक की संरचना, उसके घटक खंडों की संख्या, प्रकृति या इनसे संबद्ध अन्य विषयों पर भी मैं विचार करना चाहता हूँ। अरस्तु काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते हैं। इसे व्याख्यायित करने के लिए वह होमर और एम्पेदोक्लीस का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि यदि काव्य तत्व का निर्धारण छंद होता तो होमर और एम्पेदोक्लीस दोनों कवि कहलाते, क्योंकि दोनों की रचनाएं छंदोबद्ध हैं, किंतु होमर कवि है और एम्पेदोक्लीस भौतिक विज्ञानी। इसीलिए रचना का मापदंड प्रयोजन है कि उसका उद्देश्य क्या है। घड़ा निर्माण की क्रिया का प्रयोग करके अरस्तु समझाते हैं कि प्रयोजन को जल के रूप में, उपादानकरण को मिट्टी के रूप में, निमित्तीकरण को कुम्हार या चक्र के रूप में और तत्व को घड़े के रूप में प्रस्तुत करके समझना चाहिए। औचित्यवाद का मुख्य उद्देश्य काव्य से अच्छा ग्रहण करने और बुरा त्याग देने से। औचित्यवाद का मतलब क्या है? जो काव्य है उससे अच्छे को ग्रहण करो और बुरी चीजों को त्याग दो। औचित्यवादी की स्वयं निजी स्थापना नहीं होती, अपितु पूर्व स्थापित मान्यताओं से उचित का चयन करना ही उसका कार्य होता है। काव्य दोषों की संख्या अरस्तु 5 मानते हैं। अरस्तु के अकॉर्डिंग 5 काव्य दोष होते हैं। कौन कौन से? असंभव वर्णन, अनैतिक वर्णन, विरुद्ध वर्णन, अयुक्त वर्णन और शिल्पगत दोष। अब है इनका अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत क्या है? प्लेटो के बाद उनके शिष्य अरस्तु ने इस पर विस्तृत विवेचन किया। काव्य कला को अरस्तु राजनीतिक या नीति शास्त्र की दृष्टि से ना देखकर सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से देखते थे। यही वजह है कि अरस्तु का मत अनुकरण के संबंध में प्लेटो के मत से अलग है। अरस्तु द्वारा प्रस्तुत अनुकरण के प्रकार कौन कौन से हैं? जैसी वे थी या है, जैसी वे कही या समझी जाती हैं, या जैसी वे होनी चाहिए। 3 तरीके से हम उनका अनुकरण कर सकते हैं। तो एज इट इज, जैसा है वैसा, और जैसा दूसरे समझते हैं वैसा, और तीसरा जैसी वो होनी चाहिए वैसा। अनुकरण के इन तीनों प्रकार में आदर्शात्मक रूप जैसे वे होनी चाहिए को माना जाता है। इसका आदर्शात्मक रूप क्या होता है? कि कविता जैसी होनी चाहिए उसको वैसे समझो। इसकी मान्यता है कि इस अनुकरण व चित्रण में कवि की भावना और कल्पना का निश्चय ही योगदान होगा, वह नकल मात्र नहीं होगा। अरस्तु अनुकरण को सृजनात्मक क्रिया मानते हैं। उनके अनुसार अनुकरण की प्रक्रिया में कला द्वारा प्रकृति के अनेक दोष व अपूर्णताएं पूरी की जाती हैं। अरस्तु भावनामय तथा कल्पनामय अनुकरण को स्वीकार करते हैं। इस तरह अरस्तु ने न केवल कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया, बल्कि कला को अमूर्त तर्क से नहीं, संवेदन और बिंब विधायनी शक्ति से जोड़ा। अरस्तु अनुकरण के प्रकारों में, मतलब उसके भेदों में, दुखांत, प्रहसन, महाकाव्य आदि को मानते हैं। मतलब उनके हिसाब से काव्य के जो प्रकार होते हैं वो दुखांत हो सकते हैं, प्रहसन हो सकते हैं और महाकाव्य हो सकते हैं। काव्य हेतु छंद की अनिवार्यता को अरस्तु आवश्यक नहीं मानते। प्रहसन, महाकाव्य, दुखांत कलाओं को 3 भेदक रूपों, विषय, माध्यम और पद्धति में प्रस्तुत किया जाता है। उन्होंने सुंदर को शिव से अधिक व्यापक बताया है। अनुकरण के संबंध में अरस्तु के जो विचार है वो है, चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की ही तरह कवि अनुकर्ता है। काव्य प्रकृति की अनुकृति है, किंतु एकदम नकल ना होकर उनका पुनः प्रस्तुतिकरण है। त्रासदी विवेचन ग्रीक साहित्य की महत्वपूर्ण विधा। त्रासदी होता है दुखांत, जिसका ट्रेजिक एंडिंग होती है। अंग्रेजी की ट्रेजेडी का हिंदी रूपांतर है। अंग्रेजी में उसे ट्रेजेडी कहते हैं, हिंदी में उसको दुखांत और त्रासदी कह देते हैं। त्रासदी का पश्चिम में सर्वप्रथम विवेचन यूनान में हुआ था। त्रासदी का आरंभ मदिरा व उल्लास के देवता डियोनियस के सम्मान में होने वाले समारोह से माना जाता है। ईसा पूर्व 5वीं सदी आते आते यूनान में त्रासदी एक परिपक्व विधा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। त्रासदी के अतिरिक्त उस युग में कॉमेडी, महाकाव्य, गीति काव्य विधाएं भी प्रचलित। त्रासदी की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? त्रासदी कार्य व्यापार का अनुकरण है। मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे कर्म वैसा फल। त्रासदी की भाषा लय, सामंजस्य, गीत से बनती है। कार्य व्यापार गंभीर, पूर्ण और विस्तृत होता है। कार्य व्यापार अभिनय द्वारा प्रस्तुत होता है, वर्णन द्वारा नहीं। कार्य व्यापार द्वारा करुणा और भय को उद्बुद्ध कर इन भावों का विवेचन करता है। अरस्तु ने त्रासदी के 6 तत्व माने हैं। वो कहते हैं त्रासदी में 6 तत्व होते हैं। पहला होता है कथानक। कथानक मतलब सब्जेक्ट और प्लॉट, वही है। कथानक के लिए अरस्तु ने संकलन त्रय का सिद्धांत दिया।
इसमें इन्होंने देश, काल और कार्य के अनुपातिक संयोजन के माध्यम से कथानक के निर्माण को सुनिश्चित किया। कथानक का अर्थ है त्रासदी की विषय वस्तु या घटना विन्यास, जिसके बेसिस पे वो आगे बढ़ेगी। अरस्तू ने त्रासदी में सबसे अधिक महत्व इसी तत्व को दिया, यानी कि सब्जेक्ट को। कथानक को हम इंग्लिश में सब्जेक्ट बोल सकते हैं। कथानक के लिए अरस्तू ने 3 विशेषण रखे हैं। अब कथानक में 3 विशेषण मतलब उनकी 3 विशेषताएं हो सकती हैं। वो जो कथानक है, जो सब्जेक्ट है, गंभीर हो सकता है, विस्तृत हो सकता है और पूर्ण। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उसके लिए। ये तो पहला तत्व, त्रासदी का पहला तत्व कथानक हो गया, सब्जेक्ट हो गया, जिसको प्लॉट कहते हैं। चरित्र, कैरेक्टर। त्रासदी में नायक का पतन आवश्यक होता है, इसीलिए वह पतन निर्णयात्मक भूल के कारण होना चाहिए, जिसे अरस्तू ने हेमर्सिया कहा है। मतलब पहले जो नायक होता है, पहले वो दुखी होता है, बाद में जाके उसके साथ सही होता है। यानी कि तभी ट्रेजेडी बनती है, जब एक अच्छे इंसान के साथ बुरा होता है तो ट्रेजेडी बनती है। विचार। अब तीसरा तत्व क्या है इसके अंदर? विचार, थॉट। अरस्तू का मानना है कि त्रासदी का जन्म ही विचारों के गर्भ से होता है। वाणी जन्य सारे प्रभाव विचार में सम्मिलित होते हैं। चौथा तत्व है पद विन्यास या भाषा। अरस्तू ने कहा कि त्रासदी में भाषा अर्थात संवादों से व्यक्त होने वाले भाव के लिए दृश्य की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। मतलब जो चीज वो बोली जा रही है उसको फील किया जा सके। घटना व संवाद में पृथक पृथक भी संप्रेषण की पूर्ण क्षमता होनी चाहिए। अब 5वां तत्व है इसके अंदर गीत, सॉन्ग। भावों की अभिव्यक्ति का सबसे सटीक और ताकतवर माध्यम अरस्तू ने गीत को बताया है। और लास्ट जो इसमें तत्व है वो है दृश्य, यानी कि स्पेक्टिकल्स। दृश्य का संबंध अभिनय या अभिनेता से है। अभिनेता त्रासदी का प्राण तत्व है, इसीलिए अरस्तू ने इसे कार्यकारी तत्व माना है। अरस्तू द्वारा प्रस्तुत कथानकों के प्रकार कैसे हो सकते हैं? ऐतिहासिक हो सकते हैं, काल्पनिक हो सकते हैं और आनुश्रुतिक हो सकते हैं। त्रासदी के संबंध में अरस्तू के विचार। अब त्रासदी के संबंध में अरस्तू क्या विचार थे? त्रासदी किसी गंभीर, स्वतः पूर्ण या निश्चित आयाम से युक्त कार्य व्यापार की अनुकृति का नाम है, जिसे भाषा में विभिन्न कलात्मक तरीकों से अलंकृत किया जाता है तथा जिसके पृथक पृथक हिस्सों में उन निर्णय निश्चित कार्य व्यापार के विविध प्रकार पाए जाते हैं, जिसका रूप वर्णनात्मक न होकर कार्यात्मक होता है और जिसमें करुणा तथा त्रास के उद्रेक द्वारा इन मनोविकारों का विवेचन किया जाता है। तो ये विचार है अरस्तू के त्रासदी के संबंध में, ट्रेजेडी के संबंध में। फिर गार्जियस की भाषा में त्रासदी। गार्जियस की भाषा में त्रासदी क्या है? काव्य श्रोताओं को कपा देने वाला भय, अश्रुपूर्व करुणा तथा दूसरों के दुख में सहानुभूति उत्पन्न करना त्रासदी है। शब्द सशक्त शासक है जो भय को दूर कर सकता है, आनंद प्रदान कर सकता है और आत्मविश्वास से मंडित कर सकता है। तो ये गॉर्जियस की भाषा में त्रासदी है। फिर आता है विरेचन सिद्धांत। विरेचन सिद्धांत क्या है? इसके अंदर साहित्य में सर्वप्रथम विरेचन शब्द का प्रयोग करने का श्रेय अरस्तू को प्राप्त है। विरेचन यूनानी शब्द कथार्सिस का हिंदी रूपांतरण है। यूनानी शब्द था कथार्सिस, जिसको हिंदी में विरेचन कहते हैं। इसका संबंध अरस्तू ने ट्रेजेडी से माना है। प्लेटो ने भावनाओं और वासनाओं को बढ़ावा देने का कारण काव्य को माना, जिसका खंडन अरस्तू के विरेचन सिद्धांत ने किया। विरेचन और कथार्सिस चिकित्सा शास्त्र में के परिभाषित शब्द हैं। अरस्तू द्वारा की गई कथार्सिस की कोई व्याख्या उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि पूरे काव्य शास्त्र में अरस्तू ने एक बार ही कथार्सिस शब्द का प्रयोग किया है। कथार्सिस शब्द का प्रयोग दुखांत के प्रभाव के प्रसंग में आता है। कथार्सिस का मतलब है सैड एंडिंग, दुखांत। काव्य शास्त्र में प्रयुक्त विरेचन शब्द का अर्थ क्या है? काव्य शास्त्र में जो विरेचन शब्द इस्तेमाल किया है उसका अर्थ क्या है? उसका है मानसिक या भावात्मक और दूसरा कलात्मक। अरस्तू के अनुसार भावों का दमन हानिकारक व अहितकर है, उसका संतुलन जीवन के लिए अनिवार्य है। अरस्तू ने करुणा और भय को परस्पर जुड़ा हुआ माना है। करुणा और भय आपस में जुड़े होते, दोनों फीलिंग एक टाइम पे हो सकती है। विरेचन भावनात्मक विश्रांति के साथ साथ भावनात्मक परिष्कार भी करता है। दुखांतक देखने के बाद व्यक्ति को उसके क्लेशकर भावों से मुक्ति मिल जाती है, चाहे वह मुक्ति अल्पकालिक ही क्यों ना हो। मतलब जब बहुत ज्यादा दुख देख लेता है इंसान तो उसके बाद क्या होता है, उसको ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, चाहे वो थोड़े समय के लिए ही ऐसा फील करे, लेकिन ऐसा फील वो करता है दुखांतक देखने के बाद। अरस्तू के विवेचन सिद्धांत की तुलना अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद से की जाती है।